नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका प्रीलिम्स 2017 की पीटी कैप्सूल में। तो कल हमने उजाला स्कीम तक पढ़ लिया था, तो अब आज वहां से आगे बढ़ेंगे। अगली स्कीम है, तो अगले मंत्रालय से ही शुरू करते हैं। अगला मंत्रालय है MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके अंतर्गत पहली स्कीम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन एम्स टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एट द सेंटर एंड स्टेट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किलिंग एक्टिविटीज़ इन द कंट्री, यानी कि देश में कौशल संबंधित गतिविधियों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों को एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अर्थात संस्थागत फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने के लिए इस मिशन का निर्माण किया गया था। अगला लिखा हुआ है कि ये जो मिशन होगा तो इसमें एक त्रिस्तरीय उच्च शक्ति वाली डिसीजन मेकिंग संरचना होगी। अर्थात इसमें क्या होगा कि जो निर्णय लिए जाएंगे तो 3 स्तरों पर लिए जाएंगे, और ये जो निर्णय होंगे तो हाई पावर्ड होंगे। अर्थात जब निर्णय लिए जाएंगे तो उनको बदलना संभव नहीं होगा। अर्थात जो पहला स्तर निर्णय लेगा तो वो उसके लिए नीचे वाला नहीं बदल सकता, लेकिन जो नीचे वाला स्तर निर्णय लेगा तो फिर वो उसके नीचे वाला नहीं बदल सकता। ठीक, तो इस प्रकार ये जो होती हैं तो हाई पावर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होती हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो सर्वोच्च होगा, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस देगा और उसी के अनुसार बाकी के नीचे के स्ट्रक्चर्स को काम करना होगा, सर्वोच्च होगा गवर्निंग काउंसिल। ठीक, और इसको किसकी अध्यक्षता में बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाया जाएगा। अर्थात जो प्रधानमंत्री होंगे तो वो इसके सर्वोच्च संचालक होंगे और त्रिस्तरीय संरचना के वो सर्वोच्च पद पर बैठे होंगे। विल प्रोवाइड ओवरऑल गाइडेंस एंड पॉलिसी डायरेक्शन, और प्रधानमंत्री ही इस पूरी योजना को अंतिम रूप से एक गाइडेंस अर्थात मार्गदर्शन तथा निर्देश प्रदान करेंगे। तो देखते हैं इसका अगला स्तर क्या होगा। तो जो इसका अगला स्तर होगा वो होगा स्टीयरिंग कमेटी। ठीक, और इसको कौन हेड करेगा, कौन इसके अध्यक्ष होंगे? वो होंगे मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कौशल विकास के उस वक्त जो तत्कालीन मंत्री होंगे तो वही इसके अध्यक्ष होंगे। एंड विल रिव्यू द मिशंस एक्टिविटीज़ इन लाइन विद द डायरेक्शन सेट बाय द गवर्निंग काउंसिल। अर्थात गवर्निंग काउंसिल जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाया गया था, उसने जो कुछ निर्देश दिए हैं उन सभी निर्देशों को ये वो मॉनिटर करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे कि उन निर्देशों के ही आधार पर आगे कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, और जो सबसे नीचे होगा तो वो होगा कौन? मिशन डायरेक्टोरेट। ठीक, उसमें ये लिखा गया है कि विद सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट विभाग के सचिव होंगे तो वो इसके प्रमुख होंगे। एंड विल इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस ऑफ स्किलिंग एक्टिविटीज़ अक्रॉस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि केंद्र सरकार के जो मंत्रालय और विभाग हैं, साथ ही राज्य सरकारें जो हैं, तो वहाँ पर स्किल एक्टिविटीज़ अर्थात कौशल की जो गतिविधियाँ चल रही हैं तो उनको लागू करने में, वहाँ पर सहयोग करने में और उन्हें कन्वर्ज करने में जो कुछ भी कार्य होंगे उनको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सेक्रेटरी की होगी। ठीक, जो कि मिशन डायरेक्टोरेट कहलाएगा। तो पूरा जो त्रिस्तरीय संरचना है आप इसे समझ गए, और इससे अगर ये कोई प्रश्न बनता है तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट में ऐसे ही वो बनाएगा कि इसमें त्रिस्तरीय संरचना होगी, तीसरा स्तर ऐसा होगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया। अगला है द मिशन विल ऑल्सो रन सेलेक्ट सब मिशन इन हाई प्रायोरिटीज एरिया, यानी कि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ये जो मिशन होगा तो बहुत सारे सब मिशन यानी कि जो उप मिशन हैं उनको भी चलाएगा। यानी कि जो अन्य क्षेत्र हैं, सामान्य क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर सिर्फ मिशन को चलाएगा और उससे संबंधित जो उप मिशन होंगे तो वो बाकी कोई अथॉरिटीज़ चलाएंगी। ठीक, लेकिन जो हाई प्रायोरिटीज़ वाले एरिया हैं, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर ये सब मिशंस को भी अपने साथ ही लेकर के चलाएगा। अन्य महत्वपूर्ण 2 संस्थानों के नाम हैं NSDA और NSDC, तो इनके बारे में इंटरनेट में जाके पढ़िएगा। जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ठीक हरे रंग से, उसको आपको इंटरनेट में जाकर के पढ़ना है अगर प्रीलिम्स निकालना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दोनों संस्थान और साथ ही जो डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग होगा, ये तीनों ही इस मिशन के मार्गदर्शनों के अनुरूप ही चलेंगे। अर्थात गवर्निंग काउंसिल ने जो इसके नियम कानून बनाए होंगे, यानी इसके जो गाइडेंस उन्होंने दिए होंगे, उसी के अनुसार इन तीनों को भी आगे चलना होगा। अगला लिखा हुआ है कि जो MSDE होगा प्रोवाइड्स अ नेचुरल होम फॉर द मिशन। ठीक, यानी कि इस मिशन को चलाने के लिए जो मूलभूत
कार्य करेगा वो कौन करेगा, वो MSDE मंत्रालय करेगा। अगला है ओरिजिनली लिंकिंग ऑल द 3 डिसीजन मेकिंग लेवल्स, यानी कि जो निर्णय निर्माण के तीनों स्तर हैं उन तीनों स्तरों पे जितने भी निर्णय लिए जाएंगे तो उनको आपस में जोड़ करके उसका जो निष्कर्ष है उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, उसका जो कार्य होगा तो वो MSDE के द्वारा देखा जाएगा। ठीक, और अगली जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके ठीक नीचे एक अन्य योजना है, तो पहले बता देता हूं ताकि आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो। उस अन्य योजना का नाम है प्रवासी कौशल विकास योजना। ठीक, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है तो वो क्या है, वो है PMKVY और ये है PKVY। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY जो है तो MSDE की एक परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना है। तो आप कहेंगे परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना यानी कि आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम क्या होती है? ऐसी योजना जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये होता है कि उस योजना को चलाने में उसका आउटकम यानी कि उसका परिणाम क्या आया वही हमारा लक्ष्य हो। ठीक, तो उसको कहते हैं आउटकम बेस्ड योजना। तो इसमें लक्ष्य ये है कि हम जो कौशल प्रदान करना चाहते हैं लोगों को वो उन्हें प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर होता है तो योजना सफल है, नहीं होता है तो योजना बिल्कुल विफल है, इसीलिए इसे कहते हैं आउटकम बेस्ड योजना। ठीक, अगला लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल सर्टिफिकेशन एंड रिवॉर्ड स्कीम इज टू बी एनेबल एंड मोबिलाइज अ लार्जर नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप स्किल ट्रेनिंग, यानी कि इस योजना का जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, तो वो होगा स्किल सर्टिफिकेशन, अर्थात जो वो गुण या कौशल प्राप्त करेंगे उसको प्रमाणित किया जाएगा एक सर्टिफिकेट दे करके, साथ ही साथ उसमें कुछ पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ताकि जो भारत का युवा व्यक्ति है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मोबिलाइज किया जा सके, यानी इकट्ठा किया जा सके उस बात के लिए, और इस बात में सक्षम किया जा सके कि वो उस ट्रेनिंग को प्राप्त करें और एम्प्लॉयबल बन सकें, अर्थात ऐसे व्यक्ति बन सकें जिन्हें किसी रोजगार में लगाया जा सके ताकि आगे चल के वो अपनी आजीविका स्वयं कमा सके। अगला लिखा है मॉनेटरी रिवार्ड वुड बी प्रोवाइडेड टू ट्रेनीज हु आर सक्सेसफुली ट्रेंड, यानी कि जो सफल रूप से ट्रेंड हो जाएंगे, सफल रूप से प्रशिक्षित हो जाएंगे तो उन्हें मॉनेटरी रिवार्ड अर्थात पैसे के रूप में भी कुछ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। असेस्ड एंड सर्टिफाइड स्किल कोर्सेज रन बाय एफिलिएटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, यानी कि स्कीम से जुड़े हुए जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, ट्रेनिंग प्रदाता हैं, तो जब उसका आकलन कर लेंगे कि वो सक्षम है उस बात के लिए, सफल हो गया उस बात के लिए, और उसको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, तभी उसको ये मॉनेटरी रिवार्ड यानी कि पैसे वाला पुरस्कार प्राप्त होगा। अगला लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म टू रिवाइव द ट्रेडिशनल गुरु शिष्य अप्रोच, यानी कि इसमें जो क्रियाविधि अपनाई गई है तो वो पारंपरिक गुरु शिष्य वाली परंपरा को फिर से रिवाइव करने के लिए, फिर से जीवित करने के लिए अपनाई गई है। यानी कि इसमें ऐसा कहा गया है कि वो गुरु शिष्य परंपरा फिर से जीवित होगी, लेकिन वैसे नहीं होगी कि जैसे होती थी पहले। इसमें ये कहा गया है कि उस गुरु शिष्य परंपरा को एक नया स्वरूप दिया जाएगा। वो ऐसा होगा, ट्रेन यूथ विद द हेल्प ऑफ लोकल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेड प्रैक्टिशनर्स, यानी कि जो स्थानीय दस्तकार हैं और जो स्थानीय व्यापारी हैं, ट्रेड प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको उनके द्वारा उन सारे युवाओं को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से वो गुरु शिष्य परंपरा अर्थात जो जैसे दस्तकार है तो दस्तकारी सिखा देगा किसी युवा को। ठीक, और जो ट्रेड प्रैक्टिशनर यानी कोई छोटा मोटा व्यापारी है तो अपने अंतर्गत व्यक्ति को वो व्यापार करना सिखा देगा कि वो कैसे करता है। तो ठीक जैसे गुरु जितना जानता था शिष्य को सिखा देता था, तो ये जितना जानेंगे क्राफ्ट्समैन और ट्रेड प्रैक्टिशनर ये नीचे वाले को सिखा देंगे, इसीलिए कहा जा रहा है गुरु शिष्य परंपरा। ठीक, तो ये बिल्कुल आ सकता है स्टेटमेंट में। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र का सांसद होगा यानी लोकसभा सांसद होगा तो वो अपने उस संसदीय क्षेत्र में इस पूरी योजना की मॉनिटरिंग करेगा अर्थात निगरानी करेगा। अगला लिखा हुआ है कि फॉर यूथ फ्रॉम कश्मीर वैली, लेह रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स विल बी प्रमोटेड, यानी कि ऐसे लोग जो कि कश्मीर घाटी, लेह के इलाके, उत्तर पूर्वी के राज्य या कि ऐसे इलाके जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अर्थात माओवाद बहुत फैला हुआ है, नक्सलवाद बहुत फैला हुआ है, वहाँ से जो व्यक्ति आएंगे तो उनको रेसिडेंशियल प्रोग्राम, आवासीय कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा, अर्थात उनको वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था दी जाएगी। ठीक, उसे ही कहते हैं रेसिडेंशियल प्रोग्राम। अगला है ट्रेनिंग पार्टनर्स अंडर द स्कीम विल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर वैलिड आधार नंबर्स ऑफ ट्रेनीज, यानी कि जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग पार्टनर्स होंगे अर्थात जो प्रशिक्षण में मदद कर रहे होंगे
तो ये बात उनके लिए अनिवार्य होगी कि जो भी उनके यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है वो उसका आधार नंबर प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ उन बच्चों की, उन प्रशिक्षुओं की जो अटेंडेंस होगी, जो ट्रेनीज़ की अटेंडेंस होगी, तो उनके बायोमेट्रिक के द्वारा होगी। इससे ये तय हो जाएगा कि जो भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है वो ट्रेनिंग करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, बायोमेट्रिक्स में कोई फर्जी रूप से अटेंडेंस नहीं डाली जा सकती है, और आपका बायोमेट्रिक्स पहले से ही आधार में जुड़ा हुआ है, आपका रेटिना और आपके फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पे कोई भी आदमी बंक नहीं मार सकता, बंक मारेगा तो अपने आप योजना से बाहर हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है द एंटायर ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फीस आर पेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो पूरी प्रशिक्षण और आकलन की फीस होगी, असेसमेंट की फीस होगी, वो सरकार चुकाएगी। तो एक अन्य चीज़ है, उसका नाम है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय कौशल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, अर्थात कि कौशल को प्राप्त करने के लिए जो एक मानक निर्धारित हैं तो वो इस NSQF के अंतर्गत होते हैं। तो ये कहा गया है कि जो कोई भी ट्रेनिंग दी जाएगी तो उन्हीं मानकों के तर्ज पर दी जाएगी जो कि NSQF में निर्धारित की गई हैं, अर्थात घटिया स्तर की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। तो NSQF बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये वहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिसाइड्स केटरिंग टू द डोमेस्टिक स्किल नीड द स्कीम विल ऑल्सो फोकस ऑन स्किल ट्रेनिंग अलाइंड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि विदेशों में लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए ये जो ट्रेनिंग होगी तो इस प्रकार की होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी कौशल विकसित हो सके। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे तो वो यूरोप या कि खाड़ी देशों में जाकर के कार्य कर सकेंगे। जो अगली योजना है देखते हैं, उसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक, NAPS। तो इस योजना में ये कहा गया है टू प्रमोट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप होती है तो उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो अप्रेंटिस उसे बोलते हैं कि जब कोई भी एक व्यक्ति किसी भी बहुत उच्च कौशल वाले व्यक्ति, यानी कि बहुत अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति के अंतर्गत होकर के प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसे अप्रेंटिस बोलते हैं। जैसे कोई बड़ा वकील है, आपने नया नया LLB किया, तो आप उस बड़े वकील के यहाँ एक अप्रेंटिस के तौर पर काम करने लगते हैं ताकि आप उससे कुछ सीख सकें। ठीक, तो इसे ही बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम आई है, उसे ही कहा जा रहा है NAPS। तो योजना का स्वरूप ये होगा कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, अर्थात जो नौकरी देने वाले लोग होते हैं, जो कि लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं या कि सिखाते हैं, तो उनके साथ सरकार का करार होगा और वो क्या करेंगे कि जो नए नए लोग हैं वो उनको अप्रेंटिसशिप यानी कि ट्रेनिंग देंगे। तो ये कहा गया है कि वर्तमान में सिर्फ 2,03,000 अप्रेंटिस इस प्रकार के हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं सरकार की योजनाओं के माध्यम से। उसको बढ़ा करके 2020 तक 50 लाख तक पहुंचा देना है। ठीक, और ये जो योजना है तो DGT अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत होगी, और ये जो DGT है तो ये MSDE मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला ये कहा गया है कि ये जो ट्रेनी होंगे, जो प्रशिक्षु होंगे, जिनको अप्रेंटिस के तौर पर रखा जाएगा, तो इनको कुछ ना कुछ तनख्वाह भी दी जाती है। ठीक, तो उस तनख्वाह का 25% जो है तो सरकार चुकाएगी और 75% जो है तो वो एम्प्लॉयर चुकाएगा जो कि उनसे सेवाएं ले रहा है। और अगला जो है तो ये लिखा हुआ है कि इस पूरे कार्यक्रम में जितना कुछ भी खर्चा आएगा तो उसे भी 50% सरकार के द्वारा ही चुकाया जाएगा। ठीक, यानी कि इसमें जो एम्प्लॉयर होगा तो ट्रेनिंग देने में जितना खर्चा आता है तो उसको ही 50% सरकार द्वारा चुकाया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयर जो है तो ट्रेनिंग देने में आनाकानी ना करें। अगला है द स्कीम विल कवर द कैटेगरी ऑल कैटेगरीज ऑफ अप्रेंटिस एक्सेप्ट द ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसेस। तो बिल्कुल ये आ सकता है कि इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं। तो इसमें लिखा है कि जो अप्रेंटिस की सारी कैटेगरीज हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, बजाय जो ग्रेजुएट टेक्नीशियन हैं और जो टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस हैं। ठीक, विच आर कवर्ड बाय द स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास मंत्रालय, क्या बोलते हैं उसको, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जिनको अपने अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है उनको इसमें नहीं गिना जाएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2015 है फोकसेस ऑन अप्रेंटिसशिप एज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिंग स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया, यानी उसका जो महत्वपूर्ण केंद्रण है, महत्वपूर्ण फोकस है वो यही है कि भारत में जो मैन पावर है, जो श्रम शक्ति है, तो
तो उसे कैसे अधिक से अधिक कौशलपूर्ण बनाया जाए अप्रेंटिसशिप के माध्यम से। अगली योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना। तो प्रधानमंत्री युवा योजना जो है तो फिर से MSDE के द्वारा संचालित है, आप जानते ही हैं क्योंकि हम MSDE की सारी योजनाएं पढ़ रहे हैं। ये लिखा गया है टू स्केल अप एन इकोसिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यंगस्टर, यानी कि देश के युवाओं के लिए उद्यमिता का विकास का एक माहौल तैयार करने हेतु प्रधानमंत्री युवा योजना बनाई गई है। अर्थात देश में लोग एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहते हैं, उद्यमी तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं है देश में, तो उस माहौल के विकास के लिए इस योजना का निर्माण किया गया। तो लक्ष्य बिल्कुल याद रखिएगा। आपको बता दूं यूपीएससी जो है तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं कई बार लगता है कि सारे के सारे ही सही हैं, ठीक, आप जान ही नहीं पाते कौन सा सही है, क्योंकि बिल्कुल क्लोज एकदम एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो लक्ष्य जो है योजनाओं का एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो इसका जो लक्ष्य है तो सीधे ट्रेनिंग देना ये सब करना वो सब नहीं है, ठीक, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो, लेकिन इसका जो एम है वो क्या है, वो है यंगस्टर जो हैं, जो युवा हैं, उनको उद्यमी बनाने के लिए वैसा इकोसिस्टम यानी वैसा माहौल तैयार करना, ठीक, ये इसका मकसद है। तो ये कहा गया है कि योजना जो होगी तो 5 वर्ष के दौरान 2016-17, 2020-21 तक 499.94 करोड़ की योजना होगी, ठीक, इतना खर्च किया जाएगा उस पर। अगला है विल प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू ओवर 7 लाख स्टूडेंट इन 5 ईयर्स थ्रू 3050 इंस्टीट्यूट, यानी कि 3050 संस्थानों के द्वारा अगले 5 वर्षों में 7 लाख बच्चों को उद्यमिता संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला है इट विल ऑल्सो इंक्लूड ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड मेंटोर नेटवर्क, यानी कि जो बच्चे होंगे जो वहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेंगे उनको सूचनाओं तक मेंटोर नेटवर्क, यानी कि जो प्रशिक्षण देने वाले मेंटोर होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनका जो अपना एक नेटवर्क होता है वहाँ तक, इसके अलावा क्रेडिट, इन सारे क्रेडिट मतलब जो लोन वगैरह होता है, इन सारी चीज़ों तक उनकी जो पहुंच होगी उसको सुनिश्चित कराने का कार्य करेंगे। अगला शब्द लिखा हुआ है इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर एंड एडवोकेसी टू क्रिएट अ पाथवे फॉर द यूथ, यानी कि उस युवा के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और एडवोकेसी की जाएगी। इंक्यूबेटर का मतलब होता है संरक्षण देना, जैसे कि एक मुर्गी अंडे को सेचती है, वैसे ही क्या होगा कि जो नए नए युवा होंगे तो सरकार उनको सेचेगी ताकि वो अंडे से टूट करके एक मैच्योर के रूप में बाहर आ सकें। एक्सेलरेटर और एडवोकेसी का मतलब होता है कि तीव्र गति से और उनको समर्थन दे करके उनके पक्ष में कुछ कार्य करके उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, ठीक। तो यहाँ पर आगे ये लिखा हुआ है कि युवा योजना इंक्लूड 2200 इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि जो उच्च शिक्षा से संबंधित 2200 इंस्टीट्यूट हैं वो इसमें शामिल होंगे, 300 स्कूल होंगे, 500 IITs होंगे और 500 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे, ठीक। और आप इन सारे को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 3050, जिसको हमने बताया कि 3050 इंस्टीट्यूट होंगे। अगली योजना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ठीक। तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है तो दरअसल ये संस्थान होंगे जिन्हें कि भारत सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। तो जो ऐसा पहला संस्थान होगा तो वो कहाँ बनाया जाएगा, वो कानपुर में बनाया जाएगा। कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS एट कानपुर में बनाया जाएगा। और एम्ड एट मेकिंग इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसका जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वो भारत को सारे संसार की कौशल राजधानी, स्किल कैपिटल बनाना है, ठीक। और ये कैसे कंसेप्चुलाइज हुई, कैसे ये दिमाग में आया मोदी जी के, तो जब वो सिंगापुर यात्रा में अपनी थे तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को देखा तो वहीं से उनके दिमाग में ये बात आई। तो इसका निर्माण कौन करेगा, इसके डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करेगी, और इसके किसके सहयोग से करेगी, किसकी पार्टनरशिप में करेगी, वो करेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर के पार्टनरशिप में, उसकी साझेदारी में। और ऐसे कुल 6 इंस्टीट्यूट, 6 संस्थान भारत में बनाए जाएंगे। अगली योजना है प्रवासी कौशल विकास योजना PKVY, ठीक। तो PKVY जो है तो ये मोदी जी की ही योजना है। लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ 14 प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक, कन्वेंशन हैज़ अनाउंस्ड द स्कीम, यानी कि जब 14वां प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा था तो वहीं पर इस स्कीम की घोषणा हुई थी। तो योजना का लक्ष्य ये है कि ऐसे सभी भारत के युवा जो कि भारत के बाहर अर्थात विदेशों में जाकर के कार्य करना चाहते हैं, वहाँ नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए योजना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी कौशल विकास योजना जो है तो भारत से बाहर जो लोग जाकर के नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए है।
अगला लिखा हुआ है कि एम्ड एट बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंडियन यूथ, यानी कि जो भारतीय युवा हैं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए योजना है, ताकि जब वो उन देशों में जाएं तो वो किसी अजनबी की तरह खुद को महसूस ना करें और अपनी इच्छा का जो कार्य है, जो अपने चॉइस ऑफ वोकेशन है, जो वो करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, उस कार्य को वहाँ पे जा कर के वो चुन सकें। अगला है PKVY विल ट्रेन एंड सर्टिफाई इंडियंस हु आर कीन ऑन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसे सभी लोग जो कि बाहर जाकर के कार्य करना चाहते हैं उनको ये प्रशिक्षित करेगी और प्रमाण पत्र देगी, अर्थात सर्टिफिकेट प्रदान करेगी इन सेलेक्ट सेक्टर्स इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो कुछ ऐसे चुने हुए क्षेत्रक हैं तो उन क्षेत्रकों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिससे उन्हें वहां आसानी से नौकरी मिल सके। और ये लिखा गया है कि ये योजना है किसके द्वारा लागू की जाएगी, तो NSDC के द्वारा, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी। वो एक संस्थान है थ्रू इट्स ट्रेनिंग पार्टनर्स एंड इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि विदेश मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से NSDC जो है तो इसको लागू करवाएगा। अगली योजना है उड़ान योजना। तो उड़ान नाम से 3 योजनाएं हैं, तो पहले आपको बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए हरे रंग से हाईलाइट है, पहली उड़ान योजना किसके अंतर्गत है, MSDE के अंतर्गत, कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक। दूसरी जो उड़ान योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत है, आप देख रहे हैं उड़े देश का आम नागरिक, ये भी हरे रंग से हाईलाइट है, ठीक। तीसरी भी एक उड़ान योजना है और वो योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है, वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक। तो 3 उड़ान योजनाएं हैं और बिल्कुल कहीं पर भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन वहाँ सीधे गलत कराएंगे और UPSC ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एक उड़ान की तो स्पेलिंग अलग है, 2 उड़ान की तो स्पेलिंग भी एकदम से मतलब आपको उलझा सकती हैं, क्योंकि दोनों में AAN लिखा हुआ है, ठीक। तो एक जो है गिविंग विंग्स टू द गर्ल स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चियां हैं उनके लिए योजना है, और जिस उड़ान की अभी हम बात करने जा रहे हैं वो कश्मीरी युवाओं के लिए योजना है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन कश्मीर, यानी कि इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य होगा तो वो ये होगा कि जो कश्मीर के युवा हैं उनको कौशल से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए और साथ ही उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अर्थात जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार में लगाने के लिए जो गुण चाहिए, जो एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए इस लक्ष्य का मकसद निर्धारित किया गया है, तो सॉरी इस योजना का मकसद निर्धारित किया गया है। अगला लिखा हुआ है कि स्टेक होल्डर्स आर, यानी कि इस योजना के जो प्रमुख हिस्सेदार हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है जम्मू कश्मीर की, कॉर्पोरेट एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC, तो 3 लोग हैं, ठीक। यानी कि गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर की सरकार और NSDC, ये तीनों मिलकर के इस योजना के 3 हिस्सेदार हैं जो कि इसको वहाँ पे लागू करवाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से जो 7 योजनाएं थी इस मंत्रालय की, तो हमने MSDE की 7 योजनाओं को कवर कर लिया है। बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आम किताबों में नहीं मिलती हैं तो आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप उसको एकदम से रट लीजिएगा, 4-5 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। मेरा ये कहना है जितनी वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो इनमें से क्वेश्चन आने बिल्कुल तय हैं, 100% बिल्कुल पक्के हैं, तो इन वीडियोस को आप बार बार देख लीजिएगा। तो अगली वीडियो में जो होगी तो वो आएगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, यानी कि जो वित्त मंत्रालय की योजनाएं हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। हो सकता है आज ही आ जाए, कोशिश करूँगा, और ऐसे ही करके मिनिस्ट्री वाइज योजनाएँ आपको बताता रहूँगा। कोशिश करूँगा जो वीडियोज़ होंगी तो 20-25 मिनट से ज़्यादा की ना बने, ताकि देखने में आपको आसानी हो, ठीक। तो अगली योजना के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।